आज हम ऑर्गेनाइजिंग का मीनिंग और इम्पोर्टेंस समझेंगे। ये 4 या 5 मार्क का क्वेश्चन आएगा। स्टूडेंट्स यहाँ पे एक मिस्टेक करते हैं, मैं बताता हूँ क्या। यदि सिर्फ शॉर्ट नोट आया इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग तो स्टूडेंट 1 2 3 4 लिखते हैं, वो ठीक है। लेकिन आप एक कदम पीछे चले जाइए, थोड़ा सा मीनिंग भी लिखने में कोई हर्ज नहीं है 2 3 लाइन का। सो इट्स लाइक इंपॉर्टेंस पूछा है तो तुम 2 लाइन पहले मीनिंग भी बता रहे हो और फिर ऑर्गेनाइजिंग। आपको एक और चीज करना है, हर पॉइंट के बाद या एटलीस्ट इसमें 7 8 पॉइंट्स है तो 3 से 4 पॉइंट में एग्जाम्पल जरूर लिखना है। क्योंकि जो चेकर है उसको दिख रहा है आपने मीनिंग भी लिखा है, पॉइंट्स भी लिखे, पॉइंट्स के अंदर एग्जाम्पल भी लिखा है, तो आपको मार्क्स ज्यादा मिलते हैं। ये फुल मार्क्स मिलते हैं 4 में से 4। सो अब इसको शुरू करने का क्या है, मैनेजमेंट के 5 फंक्शंस कौन से? प्लानिंग, दूसरा कौन सा? ऑर्गेनाइजिंग, ठीक है। स्टाफिंग कंट्रोलिंग लास्ट फंक्शन है। स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग, ये कितने फंक्शन हुए? 5, ठीक है। नाउ ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन नंबर कौन सा है? 2। सो पहला लाइन क्या होगा? ऑर्गेनाइजेशन या ऑर्गेनाइजिंग इज द सेकेंड फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। दूसरा, इट फॉलोज द प्लानिंग फंक्शन। तुमको एक कॉलेज डालना है, प्लान तो कर दिया बिल्डिंग का, फिर तुमको क्या लगेगा? रिसोर्सेज लगेगा। किस रूप में? मैन, मनी, मशीन, मटेरियल। तुमने बीबीए कोर्स का सोचा, अब कॉलेज का फीस, हॉस्टल का एडमिशन, बुक्स, ट्यूशन क्लासेस, गाड़ी, ये सब रिसोर्सेज तो लगेंगे ना। प्लानिंग से थोड़ी होता है। प्लानिंग अभी भी ऑन पेपर है, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करना है। सो ऑर्गेनाइजिंग क्या करता है? ये जितना काम है, जो ऑब्जेक्टिव तुमने बनाया, जो प्लान बनाया, उसको एक रूप देता है। वो जो रूप देता है उसको 2 भाग में हम बांट सकते हैं। पहला भाग वो क्या करता है ऑर्गेनाइजिंग, कि तुमको सपोजली 5 6 हज़ार गाड़ियां बेचने हैं, तो भाई तुमको एक बिल्डिंग लगेगा, डिपार्टमेंट लगेगा और उनमें लोग लगेंगे और लोगों को काम देना पड़ेगा। सो ऑर्गेनाइजिंग, जैसे कॉलेज में टॉप में कौन होगा? प्रिंसिपल, फिर कौन होंगे? टीचर्स, फिर कौन होंगे? स्टूडेंट्स। ये हायरार्की हुआ ना, फ्रॉम टॉप टू बॉटम। तो सबसे ऊपर डायरेक्टर आएगा, फिर मैनेजर आएगा, फिर एग्जीक्यूटिव आएगा, क्लर्क आएगा। इसको हायरार्की बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हायरार्की या ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बोलते हैं। स्ट्रक्चर बना लिया, लोग अपॉइंट कर लिए, फिर लोगों को काम देना होगा। लोग कौन सा काम करेंगे? सो ऑर्गेनाइजिंग पहले क्या बोलोगे? इट इज द सेकंड फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। इट फॉलोज द प्लानिंग फंक्शन और इट कम्स बिफोर द स्टाफिंग फंक्शन भी बोल सकते हो। व्हाट इट डज? मैन, मनी, मशीन, मटेरियल्स को असेंबल करना। नाउ डेफिनेशन, ये तुम ये भी लर्न कर लो। एवरी ह्यूमन एसोसिएशन फॉर द अटेनमेंट ऑफ कॉमन पर्पस बोलो तो भी चलेगा। इन शॉर्ट, एक्टिविटीज को ग्रुप करते हो, गोल्स बनाते हो, डिपार्टमेंट बनाते हो और फिर लोगों से जो है ना, डायरेक्शन फंक्शन और स्टाफिंग फंक्शन में लोगों का अपॉइंटमेंट और उनसे काम करवा के लेना। मतलब ऐसा सोचो, तुम्हारा बॉडी है, हड्डियां जो है ना, स्केलेटन स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर जो हड्डियां का है और जो मसल्स और जो सब जोड़ दिया, दैट बिकम्स अ ऑर्गेनाइजिंग। सो पहला क्या है? फैसिलिटेट्स एडमिनिस्ट्रेशन एज वेल एज ऑपरेशन। तुमने 5 हज़ार गाड़ी बोला, लेकिन गाड़ी ये तो सेल्स वाले ने बोला है, बनाएगा कौन? प्रोडक्शन, फिर कौन खरीदेगा? परचेज, पैसा कौन पे करेगा? फाइनेंस, लोग कौन देगा? एचआर। सो तुमने क्या किया? प्लानिंग ने सिर्फ बोला 5 हज़ार गाड़ियां, लेकिन ये 5 हज़ार गाड़ियां के लिए डिपार्टमेंट्स लगेंगे, डिपार्टमेंट के अंदर के काम होंगे। सो ये जो एडमिनिस्ट्रेशन है ना, ग्रुपिंग, असाइनिंग, अब जैसे अकाउंट्स, इनकम टैक्स, जीएसटी, ये कौन से डिपार्टमेंट में आएगा? फिनेंस में आएगा। तुम सेल्स कर रहे हो, एडवर्टाइजमेंट कर रहे हो, सेल्स प्रमोशन दे रहे हो, डिस्काउंट दे रहे हो, होम डिलीवरी दे रहे हो, ये सब किस में आएगा? मार्केटिंग में। तो तुमने डिपार्टमेंट्स एस्टेब्लिश किए, उस ग्रुप किए, जितने काम ग्रुप किए और सब काम को, चलो फिनेंस, इनकम टैक्स, फिनेंस, एडवर्टाइजिंग, मार्केटिंग, ऐसा किया। लॉजिक समझ में आ रहा है? सो ऑर्गेनाइजिंग क्या करता है? जितने काम है उनको ग्रुप करता है इनटू डिपार्टमेंट, सो दैट अपना डिपार्टमेंट, कॉलेज ले लो, लाइब्रेरी अपना काम करेगा, फिर तुम्हारा प्रिंसिपल का ऑफिस अपना काम करेगा, बोलते ना एडमिन अपना काम करेगा, क्लासरूम में टीचिंग होगा, सब स्पोर्ट्स सेक्शन का अलग काम होगा और सब मिलकर कॉलेज बनता है। फिर दूसरा, ब्रिंग स्पेशलाइजेशन। मैंने कैसे बताया? स्ट्रक्चर में मार्केटिंग वाले बेचेंगे, डिस्काउंट देंगे,
घर तक पहुंचाएंगे, उनका वो काम है। हिसाब कौन रखेगा? फिनेंस। स्पेशलाइजेशन आ गया ना, लोग मुझे चाहिए 100, कौन सा डिपार्टमेंट देखेगा? HR। सो वंस मैंने ऑर्गेनाइजिंग बना दिया तो मुझे ढूंढना नहीं पड़ेगा। रॉ मटेरियल खरीदना है, किसकी जवाबदारी है? परचेस की। सो परचेस डिपार्टमेंट होगा ही। सो इससे स्पेशलाइजेशन आता है। अब मैं क्या कर सकता हूँ? चलो मुझे फिनेंस चाहिए तो मैं बोलूंगा CA को हायर करो। मुझे प्रोडक्शन चाहिए तो मैं किसको हायर करूंगा? इंजीनियर को हायर करूंगा। मार्केटिंग चाहिए, मैं किसको हायर करूंगा? MBA को हायर करूंगा। सो स्पेशलाइजेशन आता है, तुम काम को डिवाइड करते हो, स्पेशलिस्ट लोग को अपॉइंट करते हो ताकि डिपार्टमेंट ठीक से चल सके। हर एक डिपार्टमेंट में उस प्रकार से क्वालिफाइड लोग अपॉइंट करते हैं। डिफाइन द जॉब प्रॉपरली। तुम जब स्ट्रक्चर में शामिल हो तो तुमको पता है तुम्हारा काम क्या है। CA कौन सा डिपार्टमेंट देखेगा? फिनेंस देखेगा। पूरा फिनेंस उसके कंट्रोल में होगा। इनकम टैक्स और अकाउंट्स और GST और जो भी बुक कीपिंग है, जो भी फाइनलाइजेशन है, कौन देखेगा? फिनेंस डिपार्टमेंट। सो हर एक का जॉब डिपार्टमेंट्स बना दिया। अब तुम्हारे कॉलेज ही ले लो, सब्जेक्ट 6 इंग्लिश SPOC को तुम्हारा हिंदी और IT, ठीक है, हिंदी या SP ले लो। मैंने 6 टीचर बना दिए, हर एक टीचर को पता है उसका कौन सा सब्जेक्ट है। लॉजिक समझ में आ रहा है? सो वंस 6 टीचर को अपॉइंट किया बेस्ड ऑन देयर स्किल्स एंड एकेडमिक क्वालिफिकेशन, उनको अपना स्पेशलाइजेशन है और पता है कौन सा काम करना है, तो वो लोग काम बराबर करेंगे। ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, देखो ये प्रिंसिपल है और ये टीचर है। नाउ टेल मी, कौन किसको रिपोर्ट करेगा? प्रिंसिपल की ताकत टीचर की तरफ है, टीचर जवाबदार है प्रिंसिपल की तरफ। सो ऑथोरिटी किसके पास है? प्रिंसिपल के पास। रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके पास है? टीचर। सो ऑथोरिटी क्या है? एक लीगल ताकत है जो प्रिंसिपल के पास, जो वो टीचर को जो बोलेगा वो करना पड़ेगा। सो स्ट्रक्चर में किसके पास ताकत है? प्रिंसिपल के पास। कौन जवाबदार है? टीचर। किसको जवाबदार है? प्रिंसिपल को। सो ऑथोरिटी फ्लोज डाउनवर्ड्स, रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्लोज अपवर्ड्स। ऑथोरिटी क्या है? एक लीगल ताकत है। किसको दिया हुआ है? प्रिंसिपल को। क्यों? ताकत नहीं दिया तो काम कैसे करेगा? टीचर तो ऐसे ही झटक देगी। अब टीचर प्रिंसिपल को बोल नहीं सकते, हकाल देगी प्रिंसिपल, वो ताकत उसको दिया हुआ है। सो ये काम करने के लिए ताकत लगता है। फॉर एग्जाम्पल, एक क्रिकेट टीम में कैप्टन रहेगा, कैप्टन का सुनना पड़ेगा। एक बहुत फेमस किस्सा था ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम का, रिकी पॉन्टिंग और एक कोई ऐसा किस्सा था। कुछ एक प्लेयर कुछ तो कैप्टन को कुछ तो बोला, रिकी पॉन्टिंग वो इसमें मीडिया किसी में आया, उसने बोला आप घर जाना चाहते हो? ऑथोरिटी किसके पास है? कैप्टन के पास है ना। कैप्टन बोलेगा इधर यू गो होम और यू डू एज आई से, तभी तो काम होगा ना। कैप्टन के पास ऑथोरिटी तो चाहिए, वो वाली बात है। फिर एस्टेब्लिशेस कोऑर्डिनेशन। सो कोऑर्डिनेशन अमंग वेरियस डिपार्टमेंट्स में ऑलरेडी एक्सप्लेन किया कैसे। सेल्स वाले क्या करेंगे? ऑर्डर लाएंगे। एग्जीक्यूट कौन करेगा? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। उसके लिए उनको क्या लगेगा? रॉ मटेरियल्स, परचेस। पेमेंट कौन करेगा? फिनेंस। लोग कौन देगा? HR। फिर उसमें भी रिसर्च और मेंटेनेंस, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं। बट वंस तुम स्ट्रक्चर सेट करते हो तो डिपार्टमेंट बनाते हो, हर डिपार्टमेंट का दूसरे से कोऑर्डिनेशन जरूरी है। कैंटीन भी तो आएगा, मेंटेनेंस भी तो आएगा। मेंटेनेंस नहीं रहा तो प्रोडक्शन में गड़बड़ी हुआ तो क्या करेंगे? बैकअप सपोर्ट तो चाहिए ना। फिर हेल्प फॉर इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। अलग अलग पोजीशन है, डिपार्टमेंट से रोल्स क्लियरली है, किसको क्या काम करना है, कौन ऑथोरिटी है, कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कम जैसे प्रिंसिपल का ऑथोरिटी है, टीचर रिस्पॉन्सिबल है, लाइब्रेरियन है, सबका रोल, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ऑथोरिटीज, काम, डिपार्टमेंट क्लियर कट बताया गया है। हेड को चुना गया है, मैनेजर इज द हेड, एग्जीक्यूटिव डाउन द लाइन लोग हैं, एग्जीक्यूटिव आर रिस्पॉन्सिबल टू द मैनेजर, मैनेजर का ऑथोरिटी है डाउन द लाइन। अच्छा, मैनेजर का ऑथोरिटी है लेकिन मैनेजर इज रिस्पॉन्सिबल टू द डायरेक्टर। सो मैं मैनेजर हूं, तुम डायरेक्टर हो, सो मैं जवाबदार हूं तुम पे, लेकिन मेरी ताकत है एग्जीक्यूटिव पे। सो मैं रिस्पॉन्सिबल हूं टू माय सीनियर, बट मेरा ऑथोरिटी मेरे जूनियर की तरफ है। तो मेरे डुअल रोल है, डाउन द लाइन में ताकत दिखाता हूं और अपर के लोग मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी देता हूं। So I can have dual roles. I can have authority at the same time. I will be responsible to top people. Helpful in growth and diversification. अभी क्या हो गया? क्लियरली डिफाइंड रोल्स क्लियर कर दिया ना, देन तुम धंधे को भी एक्सपांड कर सकते हो। सो एक आदमी को डुअल रोल दिया, जैसे कि गवर्नमेंट में जैसे कलकत्ता का ले लो, ममता बनर्जी, होम मिनिस्ट्री कलकत्ता का भी उसके पास ही है, चीफ मिनिस्टर के पास। सो वंस यदि मेरा एक रोल है और मुझे दूसरा भी रोल असाइन किया, सो आई नो व्हाट माय रोल्स आर, मेरे को उस दायरे में काम करना है।
एक्सपांशन कैसे होता है, ग्रोथ और डाइवर्सिफिकेशन, यदि मुझे पता है मेरा रोल क्या है, देन आई कैन एक्सपांड द बिजनेस। मुझे पता है कि अब जैसे टैक्सेशन में लेनोवो कंपनी में इंडिया का टैक्सेशन हेड हूं ना, आगे चलकर मेरा काम उन लोग देखा है, उनको पसंद आया, उन्होंने बोला श्रीलंका भी तू संभाल, आगे चलकर उन्होंने बोला तू पूरा एशिया तो संभाल। सो ग्रोथ एंड डाइवर्सिफिकेशन होता है, पहले मेरा रोल क्या था, विद इन इंडिया, देन इट बिकेम एक्सटेंडेड टू श्रीलंका, देन इट वाज होल ऑफ एशिया। ऐसे, क्योंकि एशिया का क्यों जरूरी पड़ता है, जीएसटी इंडिया के कायदे अलग होंगे, उनके कायदे अलग होंगे। अब हर जगह तुम कंसल्टेंट हायर करो, तुम तो लूट जाओ। इसलिए इंडिया के लोग एक्सपर्ट ज्यादा माने जाते हैं। तो ग्रोथ और डाइवर्सिफिकेशन क्रिएट्स अ सेंस ऑफ सिक्योरिटी। कैसे सेंस ऑफ सिक्योरिटी, मुझे पता है, जब मुझे अपॉइंटमेंट दिया, मुझे बोला ये आपका ऑथोरिटी, ये आपका रोल, ये आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप रिपोर्ट करोगे प्रिंसिपल को, आपका ऑथोरिटी स्टूडेंट्स की तरफ है, बट आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल की तरफ है। ये दिन में आपके 2 लेक्चर होंगे, ये लंच टाइम, ये बैठने की जगह, क्लियर कट डिफाइन कर दिया। अच्छा, अब जैसे तुम हॉस्टल में आते हो, रूम ही एलोकेट नहीं, कोई भी किसी भी रूम में जा सकता है, एवरीडे तुमको ढूंढना पड़ेगा कौन सा रूम खाली है। आया समझ में, मेस खाना कभी उधर कभी तुम्हारे इधर, पूरा कंफ्यूजन क्रिएट होगा। वंस रूम नंबर पता है, तुम हर रोज उसी रूम में जाओगे तो कंफ्यूजन नहीं क्रिएट होगा। सो मैं 2 साल जब हॉस्टल में था तो मेरा भी, हम लोग हमारा क्लियर था, इधर खाना, इधर इधर रहना, इधर खाना, सो कंफ्यूजन नहीं होता था। लेकिन स्टार्टिंग में टेम्पररी रूम नहीं मिलता है, क्योंकि वो बोलते हैं हम देते थोड़े दिनों में, तो तुम एक जगह रहोगे, पता चला उधर आके कोई रात को पड़ गए, दूसरे आके पड़े हुए रहते हैं, म्यूजिक व्यूजिक सुनते रहते हैं, तो तुमको नींद आ रही है, तुम कोई और रूम में चले जाओगे, तो कभी कभार कंफ्यूजन होता है सोना कहाँ है। वंस रूम नंबर एलोकेट हो गए, देन यू आर वेरी क्लियर कहाँ जाना है, क्या करना है। फिर स्कोप फॉर इनोवेशन। नाउ क्या होगा, मुझे बोला कि तुम R&D डिपार्टमेंट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट संभालो, तो मैं क्या करूंगा, रिसर्च, नए नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करूंगा। एक जॉनथन आइव करके है, ये कोई जानता नहीं है, बट एप्पल के हर प्रोडक्ट में उसकी छाप है। उसने, स्टीव जॉब्स को सब जानते हैं, जॉनथन आइव को सर की पदवी मिली है, 6000 पेटेंट्स है बंदे के नाम पर। सो उसको सिर्फ तुम नया प्रोडक्ट क्रिएट करो, वो और स्टीव जॉब्स ने मिलकर एक्चुअली एप्पल को आगे बढ़ाया। अभी तो जॉनथन आइव हैज रिटायर्ड, आई थिंक कंसल्टेंट बन गया अभी, बट वंस आई नो माई रोल इज टू ओनली इनोवेट, नॉट डू एनीथिंग, देन मेरे को एक फ्री हैंड मिलता है ना, मेरा रोल है इज टू जस्ट थिंक, टू क्रिएट समथिंग न्यू। सो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में नए टैलेंट्स, रिसेंट टैलेंट्स को लाया जाए, पुराने ख्यालात चला गया, नए लोग को, भाई तू सिर्फ नया आइडिया सोच, तू यंगस्टर है। स्टार्टअप्स इसलिए तो इतने सारे इंडिया में आ रहे हैं, हर एक को नए आइडियाज है, नए कंसेप्ट है, और यंगस्टर्स डिजिटली टेक सेवी है, उनको पता है ये आइडिया सही हो सकता है। कितने सारे स्टार्टअप्स आ रहे हैं, बिकॉज यंगस्टर्स डोंट वांट टू गो फॉर 9 to 6 का जॉब, ये एक फर्क आ गया। और लास्ट में हेल्प्स इन ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। सीधी बात है, तुमको जॉब दिया गया, अच्छा क्या होता है, आज से 10-15 साल पहले लैंडलाइन होते थे, मोबाइल नहीं होते थे, मोबाइल थे 10-15 साल, लेकिन 20 साल पहले पकड़ लो, तभी डिपार्टमेंट में लोग क्या करते थे, टेलीफोन दिया ना तो घर पे कॉल करते थे, तभी 3 मिनट का 1 रुपया लगता था, कंपनी को बहुत बिल आता था, क्योंकि लोग अपने पर्सनल कॉल करते थे। फिर एक नया कायदा है, ये डिपार्टमेंट को हम फोन दे रहे हैं, हमको पता है 150 कॉल महीने का लगता है, मतलब हम आपको 1 महीने का 500 रुपया देंगे, उसके ऊपर बिल आता है तो आपको अपने जेब से भरना पड़ेगा। अब लोग डर गए, तो टेलीफोन कॉल्स बड़े होंगे कि कम हुए रहेंगे, ये ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन। मोबाइल भी दिया, तभी क्या होता था, मिनट का बिलिंग होता था, अभी जैसे फ्री है तभी नहीं था। स्टार्ट में तो 1 मिनट का 24 रुपये 80 पैसा आउटगोइंग, इनकमिंग 16 रुपये 40 से 16.80 कुछ था। मेरे टाइम में 5 रुपये मुझे आउटगोइंग लगता था, 2.5 रुपये इनकमिंग। तुमने मुझे फोन किया, सर लेक्चर है, मेरा 2.5 रुपये कट गया, तुमको 5 रुपये लगेगा। सो कंपनी परेशान हो गई थी, लोग पर्सनल कॉल करते थे। फिर लास्ट में कंपनी ने बोला ओके विल गिव यू दिस मोबाइल, 500 के ऊपर जो भी बिल आएगा हम आपके सैलरी से काट लेंगे। लोग अपने पर्सनल कॉल कम कर दिए। दिस इज हाउ ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो इस प्रकार से ये था ऑर्गेनाइजिंग का इंपॉर्टेंस। सबको समझ में आया? तो यहाँ पे लेक्चर खत्म होता है। थैंक यू।